Hello, all my dear students. I give you my best wishes to you. Present in this online class, this is Harish Gangwar, and today I am here in this class with kinds of sentences in sentence patterns. Kinds of sentences means what kinds of sentences are there according to sentence patterns. Kinds of sentences जो कुछ छोटी क्लासेस में होते हैं इन स्मॉल क्लासेस लाइक प्राइमरी क्लासेस और जूनियर क्लासेस, इट्स नॉट लाइक दैट। उसकी तरह नहीं है काइंड ऑफ सेंटेंसेस असर्टिव से लेके इम्परेटिव तक, ये वो वाला काइंड ऑफ सेंटेंसेस नहीं है। इट इज़ समथिंग डिफरेंट बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू सेंटेंस पैटर्न्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न what are these kinds of sentences. So move forward with this video and keep your notebooks and your pen with you. So dear students, these are kinds of sentences according to sentence patterns. Sentence patterns के अकॉर्डिंग यहाँ तीन kinds होते हैं. One is simple, second compound, and third is complex. Simple, compound, complex आपने सुना होगा. You must have heard about it again and again. कहीं ना कहीं सुना होगा. शायद माइंड में कुछ कन्फ्यूज़न रहता होगा कि ये सिंपल क्या है, कंपाउंड क्या है और कॉम्प्लेक्स क्या है. कंपाउंड तो जो साइंस वाले स्टूडेंट होंगे समझते होंगे कि कंपाउंड क्या होता है, तो उनको ज़्यादा समझ में प्रॉब्लम नहीं होगी. तो मैं यहाँ पर आपको सब कुछ बताऊँगा. सिंपल क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस कैसा होता है और कॉम्प्लेक्स कैसा होता है. जस्ट बी ऑल ईयर्स, कानों को खुला रखिए और बिल्कुल लिखते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए. बिकॉज जो चीज़ आप लिख देते हैं उन्हें आप कभी भूलते नहीं हैं. जिन चीज़ों को आप लिख लिख के याद करते हैं, यू कैन नेवर फॉरगेट दैम. सो राइट द थिंग्स. तो इस तरह से आपको ये चार्ट बना लेना है सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स का. यहाँ भी इस तरह से दिए हुए हैं, ऐसे लिख लेंगे जैसे सब कुछ दिया हुआ है. ठीक है. नाउ वी लर्न व्हाट इज अ सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस होता क्या है, इसको पढ़िए गौर से. मैं ही पढ़ता हूँ. अ सिंपल सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट. ये हमारी सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन है. क्या है? एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है. इसमें एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही प्रेडिकेट होता है. अगेन, इट कैन नॉट हैव मोर देन वन फाइनाइट वर्ब. और इसमें एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब नहीं हो सकते. नाउ सी स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास आई हैड taught you about नॉन फाइनाइट वर्ब्स. और नॉन फाइनाइट वर्ब्स तीन टाइप के थे, वो भी टाइप्स मैंने आपको पढ़ाए थे. एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके लर्न करिए कि कौन कौन से आपने टाइप्स को पढ़े. इट वाज इन्फिनिटिव्स, पार्टिसिपल्स एंड जेरेंड्स. इन्फिनिटिव्स, पार्टिसिपल एंड जेरेंड्स, उन वर्ब्स को आपने पढ़ा जो क्या थे, वो सभी वर्ब्स नॉन फाइनाइट का एक हिस्सा थी, एक पार्ट थी. लेकिन सिंपल सेंटेंस में क्या होगा, सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब होगा. देखिए, जिस सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब हो रखी हुई, ठीक है, और उसमें लेकिन फाइनाइट वर्ब एक ही होगा, तो हम उसको कह सकते हैं सिंपल सेंटेंस है. एग्जाम्पल देखिए, आई लव माई मदरलैंड. देखिए, सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, लव यहाँ पर वर्ब है. लव क्या है, यहाँ पर एक फाइनाइट वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट नहीं है. नॉन फाइनाइट में क्या था, इन्फिनिटिव था. इन्फिनिटिव था, जैसे
इन्फिनेटिव्स में क्या था, टू लगता था पहले। पार्टिसिपल्स में आईएनजी फॉर्म वाले होते थे, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म वाले होते थे। तो यहाँ पर ना तो इन्फिनेटिव है, ना पार्टिसिपल है और ना ही जेरेंड है। यहाँ पर भी इन्होंने समझाया हुआ है, इसको भी देखिए। इन दिस सेंटेंस देयर इज अ सब्जेक्ट आई एंड अ प्रेडिकेट लव माई मदरलैंड। सब्जेक्ट के अलावा जो भी पार्ट होता है सेंटेंस में उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज प्रेडिकेट, गॉट इट। नाउ दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। देखिए, आई सब्जेक्ट है, प्रॉमिस यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है। टू हेल्प, देखिए जो टू हेल्प है वो यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब है। यहाँ पर दो वर्ब्स हो गई, एक प्रॉमिस और एक हेल्प। लेकिन जो टू हेल्प है ना वो नॉन फाइनाइट है। क्या है ये, नॉन फाइनाइट है, अंडरस्टूड। बट जो प्रॉमिस है वो फाइनाइट है। फाइनाइट वर्ब क्या है, जो अपने सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ होती है। मैंने आपको बताया था फाइनाइट क्या है। तो यहाँ पर जो प्रॉमिस यूज हुआ है वो सब्जेक्ट आई की वजह से प्रॉमिस यूज हुआ है, ठीक है। टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ये मतलब शो कर रहा है। ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करता है, तो अपने टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज हुआ है, इसलिए क्या है, फाइनाइट वर्ब। यहाँ पर सब्जेक्ट द गार्डन लुक्स फाइनाइट वर्ब, मतलब सिंपल सेंटेंस। इज फाइनाइट वर्ब, सिंपल सेंटेंस। आफ्टर द मैच द प्लेयर्स, यहाँ पर ये वेट लिखा हुआ गलत है, यहाँ पर वेंट होना चाहिए, वेंट। यहाँ पर वेंट कर लेंगे, अंडरस्टूड। आफ्टर द मैच द प्लेयर्स वेंट होम, मैच के बाद प्लेयर्स घर चले गए। सो दिस इज सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या होगा, एक ही फाइनाइट वर्ब होगा। इसमें वेंट है फाइनाइट वर्ब। वेंट फाइनाइट क्यों है, क्योंकि अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शो करती है और ये सब्जेक्ट प्लेयर्स के साथ लगी हुई है, गॉट इट। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड नाउ अबाउट सिंपल सेंटेंसेस। समझ में आ गया होगा क्या है सिंपल सेंटेंस, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है और फाइनाइट वर्ब अपने सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग यूज होता है। नाउ वी मूव फॉरवर्ड। सेकेंड पॉइंट इज कंपाउंड सेंटेंस। एंड नाउ व्हाट इज अ कंपाउंड। कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड बाय टू थिंग्स, टू आइटम्स, टू मटेरियल, टू सब्सटेंसेस। दो चीज़ों से मिलकर बनता है कंपाउंड। नाउ सी, read the following sentences. God made the country and man made the town. देखिए, this sentence consists of two parts. इसमें दो भाग हैं। मैंने क्या कहा, कंपाउंड में कम से कम दो चीज़ें होती हैं। दो पार्ट्स हैं, God made the country and man made the town. एंड तो यहाँ पर सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज हुआ है, कंजंक्शन है। एंड क्या है, कंजंक्शन है। नाउ सी, इस पूरे सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं और दो वर्ब्स हैं। दो सब्जेक्ट हैं और दो फाइनाइट वर्ब हैं। गॉड सब्जेक्ट है, मेड यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है। मैन सब्जेक्ट है और मेड फाइनाइट वर्ब है। दो सब्जेक्ट हैं, दो फाइनाइट वर्ब हैं। तो ये क्या है, कंपाउंड सेंटेंस। अब देखिए, फाइनाइट वर्ब उसमें भी हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स में भी दो हो सकती हैं और उसके भी दो पार्ट्स हो सकते हैं। लेकिन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटी नहीं है। सिमिलरिटी बस आपको देखने से लगती है, डिफरेंस है इसमें। देखिए, ईच पार्ट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। पहली बात तो उन्होंने कह दिया कि सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है। देयरफॉर ईच पार्ट इज़ अ क्लॉज। इसलिए जो दोनों सेंटेंस हैं, दोनों पार्ट हैं, वो क्या है, अपने आप में क्लॉज हैं। क्लॉज क्या है, एक बड़े सेंटेंस का एक छोटा सेंटेंस, उसे हम क्लॉज बोलते हैं। वी ऑल्सो नोटिस हेयर that each part is independent and does not depend on the other for its meaning. ये जो लाइन है, this line is very important because it makes clear what actually a compound sentence is. compound sentence क्या होता है,
दोनों पार्ट्स इंडिपेंडेंट हैं, जो दोनों सेंटेंस हैं। एक ये गॉड मेड द कंट्री, देखिए पढ़कर देखिए दोनों को। गॉड मेड द कंट्री, गॉड ने कंट्री को बनाया, बात क्लियर है। मैन मेड द टाउन, ये भी बात क्लियर है, आदमी ने कस्बे बसाए, ठीक है। दोनों का अपना अपना अलग मीनिंग निकल रहा है, कोई अपने मीनिंग के लिए दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड नहीं है। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन आर क्लॉजेज ऑफ द सेम रैंक, इसलिए हम इनको बोलते हैं, जो क्लॉजेज है सेम रैंक के हैं, इक्वल रैंक है दोनों की। यानी जब कोई किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, दोनों बराबर हैं। अब भाई दो दोस्त हैं, दोनों अमीर हैं, तो एक दूसरे से हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक गरीब है, एक अमीर है, तो भाई गरीब वाले को अमीर से हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसी तरह यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंसेस में आप मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं और दोनों रिच हैं, दोनों का रैंक इक्वल है, ठीक है, अपने मीनिंग के लिए किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। दे कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, बिना एक दूसरे पर डिपेंड हुए ही वो अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। द कंजंक्शन जॉइनिंग दीज टू क्लॉजेज इज एंड, इट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और यहाँ पर इस सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए एंड का यूज़ हुआ है, और इनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बोलते हैं। नाउ यू सी माय डियर स्टूडेंट्स, इन 11th क्लास I had taught you about conjunctions and prepositions also, and now conjunctions are going to be very helpful for you in the combination of sentences, combination of simple into compound or simple into complex. This sentence therefore is a compound sentence, इसलिए सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। दो तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, दो पार्ट्स हैं, दो क्लॉसेज हैं, दोनों इक्वल रैंक के हैं, अपना अपना मीनिंग दोनों अलग अलग निकाल सकते हैं, और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जॉइन होते हैं। इन सच सेंटेंसेस टू क्लॉजेज ऑफ इक्वल रैंक आर फाउंड, इक्वल रैंक के इसमें क्लॉजेज होते हैं। नाउ यू सी, आपको लिखना क्या है, आई विल टेल यू। दे आर कनेक्टेड टुगेदर बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी वे कनेक्टेड होते हैं किससे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। आपको यहाँ से लिखना है, जब हम कंपाउंड सेंटेंसेस को लिखेंगे तो यहाँ से आप लिखना चालू करेंगे, इन सच सेंटेंसेस टू क्लॉजेज ऑफ इक्वल रैंक आर फाउंड, और इसके बाद यहाँ से दे आर कनेक्टेड टुगेदर बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये लिख लेंगे पहले ये पॉइंट, एंड आफ्टर दैट यू विल राइट डाउन दिस पॉइंट। ये पूरा आपको लिख लेना है, ये पूरा डेफिनेशन और इनके एग्जाम्पल सब कुछ आप लिख लेंगे। A compound sentence is a group of words which consists of two or more coordinated clauses joined together by coordinating conjunctions. Now see, compound sentences में जो दोनों clauses हैं उनको हम coordinate clause बोलते हैं। जो दोनों clauses हैं दोनों ही coordinate clauses होते हैं और coordinating conjunction से जुड़ते हैं, और इनके एग्जाम्पल्स आप नोट डाउन कर लेंगे। ये जो पूरा एक बड़ा पार्ट था वो आपको नहीं लिखना है। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड समझ में आ गया होगा, उसमें दो सब्जेक्ट दो फाइनाइट वर्ब होते हैं, दोनों जो क्लॉजेज हैं इक्वल रैंक के होते हैं, किसी को भी अपना मीनिंग के लिए दूसरे पर डिपेंड नहीं करना है। नाउ सी द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, इसको ज़रा देखिए। वी रिटर्न व्हेन द मैच एंडेड, इसके भी दो पार्ट्स हैं, एक है वी रिटर्न एंड सेकेंड पार्ट इज व्हेन द मैच एंडेड। ईच पार्ट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन, दोनों के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं, वी सब्जेक्ट रिटर्न प्रेडिकेट, और इसमें द मैच सब्जेक्ट और एंडेड प्रेडिकेट। ऑल क्लॉजेज इन अ सेंटेंस आर नेवर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस, देखिए
डिफरेंस क्या है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में? कंपाउंड में दोनों जो क्लॉजेस थे इक्वल इम्पोर्टेंस इक्वल रैंक के थे, लेकिन इसमें दोनों क्लॉजेस इक्वल रैंक के नहीं हैं। सम क्लॉजेस आर इंडिपेंडेंट, दे कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली while others play a subordinate role। कुछ क्लॉजेस इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन कुछ क्लॉजेस जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और वो एक सबॉर्डिनेट रोल प्ले करते हैं। सबॉर्डिनेट मीन्स हु डिपेंड्स ऑन अदर्स, जो दूसरे पर डिपेंड करे वो सबॉर्डिनेट है। अंडरस्टूड? दैट इज दे आर डिपेंडेंट ऑन द मेन क्लॉज फॉर दियर फुल मीनिंग। क्योंकि अपना मीनिंग देने के लिए उनको मेन क्लॉज पर या प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करना पड़ता है। वी रिटर्न एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल सकते हैं। वी रिटर्न हम लौटे, बात ख़त्म। बात समझ में आ गई? हम लौटे, इसका पूरा मीनिंग अपने आप में आ रहा है कि हम लौट गए। ठीक है। इट कंटेन्स द मेन फैक्ट, मेन फैक्ट इसी में है लौटने का। दिस क्लॉज इज देयरफॉर कॉल्ड प्रिंसिपल और मेन क्लॉज, इसलिए हम इसको प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज बोलते हैं। बट द अदर क्लॉज, देखिए जो दूसरा क्लॉज है, व्हेन द मैच एंडेड, व्हेन द मैच एंडेड, अब आप ये पढ़ेंगे व्हेन द मैच एंडेड, जब मैच ख़त्म हुआ। जब मैच ख़त्म हुआ तो आगे क्या बात, इसका क्या मीनिंग समझ में आ रहा है तुमको? जब मैच ख़त्म हुआ इसके बाद भी तुम्हें कोई दूसरा सेंटेंस रखना पड़ेगा। व्हेन द मैच एंडेड वी एट फूड, व्हेन द मैच एंडेड वी वेंट होम, व्हेन द मैच एंडेड वी रिटर्न होम। अंडरस्टूड? तो अपना मीनिंग देने के लिए इसको सामने लाना पड़ रहा है। ये अपना मीनिंग तभी निकाल देगा, इसका मीनिंग तभी आएगा जब इसको साथ में पढ़ा जाएगा। ठीक है। It depends on the main clause for its meaning. It is therefore called subordinate or dependent clause। देखिए ये सबॉर्डिनेट क्लॉज होगा जो अपने मीनिंग के लिए दूसरे सेंटेंस पर या मेन क्लॉज पर डिपेंड करता है। इन कंपाउंड सेंटेंसेस देयर वर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड द क्लॉजेज वर कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लॉजेज। लेकिन यहाँ पर एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। प्रिंसिपल क्लॉज विच गिव्स इट्स ओन मीनिंग विदाउट एनी हेल्प, सबॉर्डिनेट क्लॉज हु डिपेंड्स फॉर इट्स मीनिंग ऑन द प्रिंसिपल क्लॉज, जो अपने मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करे वो सबॉर्डिनेट हुआ। आप इतना सब कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे अ सेंटेंस विच कंसिस्ट्स ऑफ अ प्रिंसिपल क्लॉज एंड अ सबऑर्डिनेट, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे और पूरे इसके एग्जाम्पल भी नोट डाउन कर लेंगे। अ सेंटेंस विच कंसिस्ट्स ऑफ अ प्रिंसिपल क्लॉज एंड अ सबऑर्डिनेट क्लॉज और क्लॉजेज इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो तो वो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ ऑलवेज मोर देन वन फाइनाइट वर्ब and the clauses therein are joined by subordinating conjunctions। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब होता है। अच्छा, एक फाइनाइट वर्ब कौन से सेंटेंस में होता है? सिर्फ सिंपल सेंटेंस में। बाकी कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स में, दोनों में एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब होता है, क्योंकि दो दो क्लॉजेज होते हैं, दोनों क्लॉजेज में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं और उनकी अपनी अपनी वर्ब होती है, इसलिए वो दो दो फाइनाइट वर्ब्स हो जाती हैं उसमें। लेकिन सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही वर्ब होती है, जैसे फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। और कंपाउंड सेंटेंसेस को हम जोड़ते थे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जुड़ता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। अंडरस्टूड? आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तीनों टाइप आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं आए तो दोबारा वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने हैं? अ सिंपल सेंटेंस हैज़ ओनली वन फाइनाइट वर्ब। क्या है?
सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होगा, वन फाइनाइट वर्ब। कंपाउंड सेंटेंस हैज मोर देन वन फाइनाइट वर्ब। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों में ही दो से मतलब एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब हो सकता है। इट हैज़ अ प्रिंसिपल क्लॉज एंड अ कोऑर्डिनेट क्लॉज। इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। कोऑर्डिनेट मतलब बराबर का, इक्वल का, सहयोगी जिसे हम बोल सकते हैं। तो प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल सकते हैं, या फिर हम दोनों को ही हम कोऑर्डिनेट क्लॉज बोल सकते हैं। किसमें? कंपाउंड में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ ऑल्सो मोर देन वन फाइनाइट वर्ब। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी एक से ज़्यादा होता है। इट हैज़ अ प्रिंसिपल क्लॉज एंड अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। लेकिन इसमें जो एक क्लॉज होता है वो प्रिंसिपल होता है और जो दूसरा होता है वो सबऑर्डिनेट होता है। प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा? विच डज नॉट डिपेंड ऑन other sentence for its meaning, and subordinate clause which depends on other sentence for its meaning. Got it? I hope you have understood the video very well, and it will be very beneficial for all of you. You have to just very carefully, and if there is any doubt, any problem, you can ask me, you can put your comments. And for today, thanks and have a great day.